तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। देखिए लास्ट वीडियो में जो बात हुई थी वो हुई थी हमारे कंपनी के प्रकार की। और कंपनी के प्रकार में किस तरह के कितने आधार पर हम कंपनी के प्रकार बता सकते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि लायबिलिटी के आधार पर बता सकते हैं और स्वामित्व के आधार पर बता सकते हैं और सूचीकृत के आधार पर बता सकते हैं कि कंपनी कितने तरह की होती हैं। देखिए मेन अगर आप देखेंगे तो मेन कंपनी आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है और वन पर्सन कंपनी क्या है, मतलब ओपीसी क्या है, एक व्यक्ति की कंपनी क्या है। अब यही जो कंपनी है, यही तीनों, ये तीनों कंपनी आपकी इनमें से ही कोई सी लिस्टेड भी हो सकती है और कोई सी अनलिस्टेड भी हो सकती है। इन्हीं में से ही, इन्हीं कंपनियों में से ही कोई सी गारंटी बाय शेयर हो सकती है, गारंटी बाय लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, लिमिटेड बाय लाइबिलिटी हो सकती है। इन्हीं में से ही एक पर्सन कंपनी, इनमें से ही आपकी स्मॉल भी हो सकती है, आपकी वन पर्सन हो, लार्ज भी हो सकती है। इसका मतलब मेन आपको जो पढ़नी जरूरी है वो है आपको कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी क्या होती है। इसी को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं उन सबको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि साथ में आपको पता है यहाँ पर सामान्य अध्ययन की भी क्लास चल रही है। सामान्य अध्ययन में आपके टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। और शायद ही आपको इतने क्वेश्चंस कहीं मिल जाएं जितने यहाँ पर आपको डिस्कस हो रहे हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कोर्स मिल रहा है और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अब कोई ऐसी भी बातें नहीं होंगी, सीधा क्या है, काम ही काम करना है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी क्या है। तो वन पर्सन कंपनी क्या होती है? वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी को ओपीसी भी कह सकते हैं, इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन नेचुरल पर्सन एज अ मेंबर ऑफ शेयर होल्डर। मतलब अगर बात करें शेयर होल्डर की तो उसमें केवल एक ही नेचुरल पर्सन होगा, एक ही पर्सन होगा जो कंपनी को लेकर चल रहा है, कंपनी को रन कर रहा है। सेक्शन 2, सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा सेक्शन कंपनी को, वन पर्सन कंपनी को डिफाइन करता है, तो आपको बताना है सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये डिफाइन करता है वन पर्सन कंपनी को। वन पर्सन कंपनी मीन्स क्या होता है? कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन मेंबर, जिसका एक ही मेंबर होता है, ये आपको याद रखना है वन पर्सन कंपनी में। हिंदी में भी आप इसको देख सकते हो, एक व्यक्ति की कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य या फिर सदस्य कह लीजिए या फिर शेयर धारक होता है। एक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 6 छह दो 62 एक व्यक्ति कंपनी को इस प्रकार परिभाषित करती है कि एक व्यक्ति कंपनी का अर्थ है कि कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य हो। मतलब दोबारा सुन लीजिए यहाँ से, ऐसी कंपनी जिसमें केवल ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होता है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना जरूरी है? यहाँ रखना जरूरी है याद आपको कि सेक्शन सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट ये बताता है आपको वन पर्सन कंपनी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आखिर जो रूल 13 है कंपनीज एक्ट, रूल जो कि 14 में आया, वन पर्सन कंपनी को वो प्रेस्क्राइब क्या करता है, क्या बताता है उसके। तो वो तो वो जो बताता है उसकी कुछ बातें बताता है, कौन कौन से क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनकी यहाँ पर बात की गई है। कि वन पर्सन कंपनी जो है, जो आपकी रूल 13 है कंपनीज एक्ट 2014 में आया, तो ये क्या बताता है? ये बताता ओनली नेचुरल पर्सन। पहली बात आप याद रखेंगे, केवल नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन, साथ में वो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए। और रेजिडेंस इन इंडिया, और इंडिया का रेजिडेंस भी होना चाहिए। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द नेसेसरी नेसेसरी टर्म्स टू बी अ पर्सन फॉर वन पर्सन कंपनी। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको तीन ऑप्शन देगा, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंस ऑफ इंडिया होना चाहिए, तभी वो वन पर्सन कंपनी बना सकता है। कैन बी अ नॉमिनी फॉर द
सोल मेंबर ऑफ द पर्सन कंपनी। और देखिए एक उसका एक नॉमिनी नामित भी हो सकता है। वो एक नॉमिनी जो हो सकती है एक ही व्यक्ति के लिए होगी, मतलब एक ही व्यक्ति के नाम से होती है वो कंपनी। तो ये चारों बातों आपको याद रखनी है। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंस इन इंडिया होना चाहिए। वही नॉमिनेट हो सकता है एक कंपनी को चलाने के लिए, वन पर्सन कंपनी को। नेक्स्ट इसमें जो बताया गया है वो है आपका कि ओनली वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी वन पर्सन ही कर सकता है और वो ही इसका नॉमिनी हो सकता है। एक व्यक्ति बन सकता है या केवल एक ही ऐसी कंपनी का नामित बन सकता है। कहने का मीन्स ये है, अगर किसी कोई पर्सन क्या चला रहा है, वन पर्सन कंपनी है, एक पर्सन मेंबर है किसका, वन पर्सन कंपनी का, तो वो केवल एक ही कंपनी का मेंबर हो सकता है। ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि वो ऐसी ऐसी दो कंपनी चला लेगा, नहीं, एक ही होगा। तो यहाँ बस यही याद रखना है कि एक ही पर्सन होगा उस कंपनी को बढ़ाने चलाने के लिए। आगे देख लेते हैं। इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज। मेन बात एक ये याद रखनी है कि देखिए इसको आप चैरिटेबल, जो आप चैरिटेबल पर्पज के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका जो, ये नहीं कि आप धर्मार्थ काम कर रहे हैं, धर्मार्थ काम इसमें धर्मार्थ काम के उद्देश्य से नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से आपको यह कंपनी बनानी है। अगर आप धर्म के उद्देश्य से कर रहे हैं तो फिर ये वन पर्सन कंपनी नहीं हो सकती है। ये सारी विशेषताएं हैं जिसको आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इट कैन कैरी आउट ऑफ नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनीबडी कॉर्पोरेट। यह किसी भी निगमित निकाय की प्रतिभूतियों में निवेश सहित गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश गतिविधि नहीं कर सकता। देखिए ये क्या है, यह किसी निगमित निकाय की प्रतिभूतियों में निवेश सहित, ये क्या है, किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकता। जिसमें क्या क्या होगा, जैसे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनीबडी कॉर्पोरेट्स। ठीक है, अगर एक ओपीसी कंपनी है तो ये ओपीसी वन पर्सन कंपनी किसी दूसरी जो कॉर्पोरेट कंपनी है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी है उनको ये नहीं कर सकता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आउट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी आपको याद रखना। देखिए बैंक में तो निवेश कर सकता है, बैंक में तो निवेश हो सकता है, बैंक में तो आप पैसा लगा सकते हो, एफडी ले लो, आप जो कमा रहे हो उसके एफडी कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, बट उसको छोड़कर किसी भी अन्य नॉन बैंकिंग में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। यदि आप सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते हैं आप किसी अलग कॉर्पोरेट जगत की, अगर आप ओपीसी कंपनी को लेकर चल रहे हैं तो ये ओपीसी की लिमिट भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आप इसको याद रखेंगे, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा पेड अप कैपिटल नहीं हो सकती है, ये आपको याद रखना है। मतलब इसकी जो चुकता पूंजी है वो 50 लाख से अधिक नहीं हो सकती है। अगर 50 लाख से अधिक हो जाती है इसकी चुकता पूंजी तो फिर ये वन पर्सन कंपनी नहीं रहेगी, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना ये सीमित दायित्व वाली होती है, ये सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है, सीमित दायित्व, ये सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इट्स इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर। अब बात करें टर्नओवर की, वो भी कौन सा, एवरेज ऑफ 3 ईयर, पिछले 3 साल का आपको एवरेज टर्नओवर देखना है। तो वो आपका 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मीन्स ये है, आपको पिछली 3 साल का एवरेज टर्नओवर देखना है। ठीक है, टर्नओवर मतलब सेल देखने, आप ऐसे समझ सकते हैं टर्नओवर क्या है, सेल। तो अगर आप उसको देख रहे हैं तो पिछले 3 साल का 2 करोड़ से ज्यादा एवरेज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ईयर का भी टर्नओवर जोड़ दीजिए, सेकंड का भी टर्नओवर जोड़ दीजिए, और थर्ड ईयर का भी टर्नओवर जोड़ दीजिए, और उसको फिर डिवाइड कर दीजिए 3 से। तो ये जो टर्नओवर आएगा, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट ईयर जो टर्नओवर था वो था 3 का, मतलब 3 करोड़। उसके बाद प्लस जो सेकंड ईयर का टर्नओवर था वो था 1 करोड़। ठीक है, और जो थर्ड ईयर का था वो था 2 करोड़। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिए और 3 से डिवाइड कीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2, बस। तो ये 2 करोड़ है। अगर ये 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता टर्नओवर तो ये फिर वन पर्सन कंपनी नहीं होती, ये आपको याद रखना है।
और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि इस कंपनी में ये जो वन पर्सन कंपनी होती है इसमें कम से कम एक डायरेक्टर हो सकता है और अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। देखिए डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15। और मैं अभी आपको बताता चलूं, तीनों कोई सी भी कंपनी हो, तीनों कंपनी की बात कर रहा हूं, चाहे वह आपकी ओपीसी हो, प्राइवेट हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट हो चाहे वो आपकी पब्लिक हो, तीनों ही कंपनियों में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, अधिक से अधिक मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर वो आपके 15 हो सकते हैं। ठीक है, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते, अधिक से अधिक डायरेक्टर। और कम से कम, अगर वन पर्सन कंपनी की बात करें तो कम से कम यहाँ पर वन होगा, प्राइवेट में कम से कम दो होंगे, पब्लिक में कम से कम तीन होंगे, इतने डायरेक्टर होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया कि हमें क्या देखना है उसका, एक तो हमें उसकी पेड अप कैपिटल देखनी है, पेड अप कैपिटल देखनी है, हमें क्या देखना है कि पेड अप कैपिटल कैपिटल में 50 लाख होनी चाहिए। दूसरा हमें ये देखना है कि उसकी जो टर्नओवर है 2 लाख करोड़ से, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एवरेज पिछले 3 साल की। उसमें के बाद हमें देखना है कि एक डायरेक्टर होना चाहिए कम से कम, और अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। ये स्पेशल नोट्स है, उसके बारे में आप देख सकते हैं कि ओपीसी ऐसी कंपनी है, ये एक स्पेशल नोट्स है जो आप इसको पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में आपको वही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं निजी कंपनी पर। निजी कंपनी में क्या कह रहे हैं, देखिए निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो आ प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख, as may be prescribed by its article of association, section 2 subsection 68। ये आपको याद रखना है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो यहाँ पर इस सेक्शन को भी आपको याद रखना है, 668। और वहां क्या था, वहां पर क्या था, वहां था आपका, दोनों में सेक्शन देख लीजिए, वहां कौन सा सेक्शन है आपका जो आपको याद रखना है, किसका, वन पर्सन कंपनी का, ओपीसी का। तो ओपीसी का था आपका 2 6, मैं दिखा देता हूँ आपको, 262, मैं दिखा देता हूँ आपको 262। तो वन पर्सन का ये था 262, और अगर करें वन पर्सन का 262 और यहाँ पर क्या है 268, प्राइवेट का 268। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये भी बात है। हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर जो कैपिटल है, यहाँ जो आपकी कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज ही होगी इसकी, क्या होगी यहाँ, 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज को आप याद रखें, ये भी 1 लाख रुपीज होगी। दोनों में ठीक सेम होती है, प्राइवेट में भी और पब्लिक कंपनी में भी, दोनों में 1 लाख ही होती है, ये आप याद रखें। ठीक है, 50 नहीं, अब चेंज है, ये 1 लाख ही होगी दोनों कंपनियों में। तो दोनों कंपनियों की देखें तो, अगर देखें वहां सेक्शन कौन सा लग रहा है, अगर वन पर्सन ओपीसी की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन जो काम कर रहा है वो सेक्शन कर रहा है 262। और अगर प्राइवेट को देखें, अगर प्राइवेट कंपनी को देखें तो प्राइवेट में सेक्शन कौन सा लग रहा है, तो सेक्शन लग रहा है 268। ठीक है, 2 सबसेक्शन 68। अगर यहाँ पर देखें पेड अप कैपिटल की बात करें तो पेड अप कैपिटल यहाँ भी 1 लाख है और यहाँ भी 1 लाख है, दोनों में सेम है। अगर पर्सन की बात करें तो यहाँ केवल वन पर्सन हो सकता है, और अब इसमें हम बातें करेंगे, वैसे बता दूं आपको इसमें मिनिमम 2 पर्सन हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, एक प्राइवेट कंपनी की, ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या है, 1 लाख। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, 1 लाख, ये याद रखना है। मिनिमम कितनी है, 1 लाख। तो मिनिमम से याद है, देखिए मिनिमम है, सॉरी यार बार बार मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, ये मिनिमम, ये है मैक्सिमम 50। तो मैक्सिमम क्या है ये, 50 लाख। क्योंकि मिनिमम नहीं, मिनिमम तो इसकी भी 1 लाख ही होगी, यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ था, मैं कह रहा गलत कैसे हो गया, गलत नहीं सही था, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम जो कितनी हो सकती है इसकी, 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इसकी अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम कैपिटल जो है वो, मिनिमम कैपिटल इसकी 1 लाख ही होगी। बट अगर मैक्सिमम कैपिटल की बात करें, मैक्सिमम कैपिटल आपकी 50 लाख हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50 लाख हो सकती है।
ठीक है। मिनिमम आपकी मिनिमम आपकी 1 लाख और मैक्सिमम आपकी 50 लाख कैपिटल यहाँ पर हो सकती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर थे हम, यहाँ पर देखते हैं तो मिनिमम कितनी हो सकती है, 1 लाख दोनों में होगी। लेकिन ओपीसी में जो मैक्सिमम कैपिटल है वो मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 50 लाख हो सकती है, मैक्सिमम 50 लाख हो सकती है। और इधर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इधर मैक्सिमम 200 हो सकती है, 200। इधर 1 लाख और इधर 200 लाख। आगे देखते हैं। और आगे रिस्ट्रिक्टेड द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट शेयर इफ एनी। देखिए इसके प्रतिबंध होता है, प्रतिबंधित होती है, ये अपने जो शेयर है इसको हस्तांतरित नहीं कर सकती है। ये कंपनी के शेयर जो है हस्तांतरित नहीं किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति वाली कंपनी के मामले को छोड़कर, उसको तो छोड़ दो, अपने वर्तमान या पूर्व कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर, कर्मचारी और सदस्यों को भी छोड़ देना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 200 तक इसकी सीमित हो सकती है संख्या। इसके मेंबर कितने हो सकते हैं, 200। जहां शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारण किए जाते हैं, उन्हें एकल सदस्य ही माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यदि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शेयर दो व्यक्तियों ने मिलकर खरीदे हैं तो वो भी एक ही पर्सन कहलाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। प्रोहिबिट्स इन एनी इनविटेशन टू पब्लिक सब्सक्राइब। पब्लिक सब्सक्राइब को ये क्या करती है, मना है। यहाँ पर आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं, आमंत्रण नहीं दे सकते हैं शेयर खरीदने के लिए आम जनता को। एक निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होंगे और अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरी बात क्या है, मेन की कंपनी जो होती है निजी कंपनी, उसको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना होता है, या फिर शॉर्ट में पीवीटी एलटीडी लिख सकती है, पीवीटी एलटीडी भी लिख सकती हैं। 29 मई 2015 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में कंपनी की न्यूनतम चुकता पूंजी रखना आवश्यक नहीं है। अब ये भी बात कह दी गई है। क्या कह दी गई है कि न्यूनतम जो चुकता पूंजी थी, जैसे 1 लाख दी हुई है इसकी कि न्यूनतम 1 लाख होनी चाहिए, अब ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम इस न्यूनतम पूंजी को, चुकता पूंजी को न्यूनतम इतना ही रखें, इससे कम भी रखी जा सकती है। ये कब आया बात, ये आई थी 29 मई 2015 में अधिसूचना आई थी। उसके बाद देख लेते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को देखें, पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 721। अब देख लें आप, 71 देखिए। अब जब बात करी थी हमने 1 पर्सन कंपनी की, तो वहां पर क्या था सेक्शन, वहां सेक्शन था आपका टू, वहां था सेक्शन 262। उसके बाद बात आई प्राइवेट कंपनी की, बात आई प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी में जो सेक्शन आया वो कौन सा था आपका, 268। और अब बात करें किसकी, पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी में कौन सा सेक्शन आ गया, यहाँ सेक्शन आ गया 271। तो आपको ये याद रखना है सेक्शन भी, क्योंकि आप आयोग की एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका ये भी पूछा जा सकता है। पब्लिक कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी विच। अब पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होगी, तो देखिए उसकी विशेषताएं देखते हैं क्या होगी। जो कि प्राइवेट नहीं है, पहली बात। दूसरा, इसकी जो मिनिमम कैपिटल है वो आपकी कितनी है, 5 लाख, वहां 1 लाख थी, यहाँ 5 लाख। और सच अदर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब, जैसा कि बताया गया हो कोई ऐसा भी अमाउंट हो सकता है। आप प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडायरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, या कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी हो सकती है जो किसी सब्सिडायरी कंपनी हो, इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जरूरी नहीं है वो कंपनी प्राइवेट ही हो, कोई अलग कंपनी हो सकती है जिसकी सब्सिडायरी कंपनी, कोई सब्सिडायरी कंपनी है, तो वो सब्सिडायरी कंपनी भी क्या होगी, वो भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है एक निजी कंपनी, जो किसी ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी हो जो निजी कंपनी नहीं है, तो भी वो निजी कंपनी हो सकती है। जैसे मान लिया ए लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड है, ये सब्सिडायरी कंपनी है किसकी, एक्स प्राइवेट लिमिटेड की, और ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी ये प्राइवेट हो सकती है। तो ये हुई तीनों कंपनियों की बातें। अब इनका एक कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन में क्या करेंगे हम, इनमें देखेंगे, एक ही चार्ट से पता चल जाएगा कि सब में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखिए जैसे कह रहे हैं सदस्यों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, उससे आपको
तीनों की विशेषताएं याद हो जाएंगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर न्यूनतम कम से कम एक सदस्य होना चाहिए वन पर्सन में, और अधिक से अधिक भी एक ही होना चाहिए। देखिए प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 200 होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। अगर 7 सदस्य नहीं है तो वो प्राइवेट पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती। और अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं है, कितने भी सदस्य हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। शेयर ट्रांसफर देखिए इसमें लागू नहीं होता है वन पर्सन कंपनी में। इसमें क्या है कि अगर इसका एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है तो ये पब्लिक को क्या कर सकती है, आमंत्रित कर सकती है शेयर खरीदने के लिए। और यहाँ पर पब्लिक कंपनी में ये कहा गया कि जो सूचीबद्ध है, लिस्टेड कंपनी विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, हाउएवर शेयर अनलिस्टेड कंपनी आर restricted बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। अगर देखिए लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक भी दो तरह की हो सकती है, लिस्टेड अनलिस्टेड। अगर लिस्टेड कंपनी है तो अपने शेयर को जनता को इशू करने के लिए आमंत्रित कर सकती है, और अगर अनलिस्टेड है तो फिर नहीं कर सकती। फिर ये शेयरों को आमंत्रित नहीं कर सकती है, किसको, पब्लिक को। तो ये इसकी डिफरेंस है। आगे देख लेते हैं। देखिए प्रोस्पेक्टस की बात करें तो वन पर्सन यहाँ वन पर्सन कंपनी में प्रोस्पेक्टस नहीं होता है। यहाँ पर भी जरूरी नहीं होता इशू करना प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड, जरूरी ही होता है। इनविटेशन टू पब्लिक सब्सक्राइब इफ नॉट अ स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इफ विद द रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी। ऐसा भी हो सकता है रजिस्टर ऑफ कंपनी के यहाँ टेबल एफ लागू हो रही हो, तो वहाँ जरूरी नहीं है आप प्रोस्पेक्टस भी इशू करें। बट प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी होता है किसको, पब्लिक कंपनी को। वन पर्सन कंपनी को जरूरी नहीं है, और आपकी प्राइवेट कंपनी को भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ कंपनी। सब्सक्रिप्शन शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पब्लिक को नहीं इशू कर सकते हो शेयर, यहाँ भी नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर कर सकते हो। ट्रांसफर हो सकते हैं शेयर को, और सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है पब्लिक के द्वारा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखें तो एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर आर्टिकल स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, यहाँ भी स्पेशल होगा। यहाँ पर टेबल एफ इन द कंपनी एक्ट 2013 may be adopted alternatively it can have the its own article of association having clause of different। ये है आपका having clause of section having, ठीक है, हैविंग हो सकता है हैविंग क्लोज फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम हैज गिवन इन द टेबल एफ। देखिए क्या बात है, यहाँ पर ये कही गई है कि जो आपका यहाँ ये बात की गई है कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कह रहे हैं कि टेबल एफ ये कहती है कि आप हर कंपनी अपना एक, यहाँ पर कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी, अपना एक अलग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी रख सकती है। तो देखिए इस बात को ध्यान से समझिए। कह रहे हैं टेबल एफ इन द कंपनी एक्ट 2013 में बी एडॉप्टेड ऑल्टरनेटिवली। मतलब अगर बात करें पब्लिक कंपनी की, इसकी बात करें पब्लिक कंपनी की, देखिए यहाँ पर तो ये है कि इसका स्पेशल एसोसिएशन जरूरी है। ये कौन सी है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी का तो स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूरी है। यहाँ भी यही है, स्पेशल आर्टिकल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूरी है। ये है आपकी वन पर्सन कंपनी। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ पर ये है टेबल एफ गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013 में बी एडॉप्टेड। मतलब टेबल एफ भी एडॉप्ट की जा सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन की जगह आप क्या एडॉप्ट कर सकते हो, टेबल एफ, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई है टेबल एफ, उसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपका मतलब पब्लिक कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलग हो सकता है, किससे, जैसा कि टेबल एफ में दिया गया है उससे अलग एसोसिएशन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इनका तो नेसेसरी होता है, स्पेशल होता है, और यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकता है, जो टेबल एफ में दिया हुआ उससे डिफरेंट भी हो सकता है, ये याद रखना है। तो ये बात हो गई, कंपैरिजन हो गई तीनों की। इससे आपके काफी क्वेश्चन निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो एक हमारी जो कंपनी थी वो प्राइवेट भी हो सकती है,
जो हमारी कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, ये जो हमारी पब्लिक या प्राइवेट, ओपीसी की बात नहीं कर रहे हम। ओपीसी तो क्या थी, हमने बस ओबीसी को तो बस ये कहा था, या तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है, ये ये लिमिटेड लाइबिलिटी वाली हो सकती है। यहाँ तो लाइबिलिटी वाली बता दी थी कि ओपीसी क्या हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन यहाँ लिस्टेड अनलिस्टेड की बात नहीं हुई। अब जो बात करेंगे, अब देखिए, अब मैं दो बातें कर रहा हूँ, एक तो प्राइवेट कंपनी की और एक पब्लिक कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों की बात सुनिए। जो आपकी प्राइवेट कंपनी है, उसी में से कोई कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट में से ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी भी हो सकती है, और प्राइवेट में से ही कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। मतलब तीनों तरह की हो सकती है प्राइवेट। ये तीनों कंपनी कौन सी हो सकती है, प्राइवेट। तो प्राइवेट कंपनी जो है आपकी, वो तीन तरह की हो सकती है। क्या प्राइवेट होगी? नहीं जी, आपकी पब्लिक भी हो सकती है। जो पब्लिक कंपनी है वो भी हो सकती है। तो पब्लिक या प्राइवेट, दोनों ही कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली भी हो सकती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली भी हो सकती है, और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। अब इसको समझते कि लिमिटेड क्या है, अनलिमिटेड क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या है। तो इनको बारी बारी से देखते हैं। पहला देखते हैं यहाँ पर, लिमिटेड बाय द कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। पहले किसको देखते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को देखते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसका दूसरा नाम क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो इसमें कह रहे हैं, एक कंपनी हैविंग अ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ अमाउंट, इफ एनी, अनपेड ऑफ शेयर रेस्पेक्टिवली, हेल्ड बाय देम, इज टर्म एज लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कहता है सेक्शन 220 सब सेक्शन 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है इस बात को। क्या कहता है, कि कोई कंपनी लिमिटेड हो सकती है अपने शेयर अमाउंट से, जितने का शेयर का अमाउंट है उतने अमाउंट से ही। अभी समझते हैं, आगे देखिए। आ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और मे नॉट बी लिस्टेड कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी, देखिए यहां से नई बात है आपकी, फिर क्या कह दिया, कि इसमें कह दिया कि पब्लिक कंपनी, आ यहाँ किसकी बात थी, आ कंपनी में भी लिमिटेड बाय शेयर, और फिर कह रहे हैं आ कंपनी, लिमिटेड कंपनी में भी नोट बी लिस्टेड और अनलिस्टेड। अब इसमें से लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी। तो पहले देख लेते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या है। देखिए, लिमिटेड बाय शेयर का मतलब ये है, अगर कोई शेयर 100 रुपए का है और 100 रुपए पर पेड अप हो चुके हैं 80 रुपए, 80 रुपए अनपेड है अभी आपके 20 रुपए। तो एक शेयर होल्डर की जो गारंटी होगी, लिमिटेड उसकी जो लाइबिलिटी होगी, वो लिमिटेड केवल 20 रुपए तक होगी। मतलब अगर कंपनी को जरूरत है, तो कंपनी केवल उससे 20 रुपए ही मांग सकती है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकती। तो ये तो है लिमिटेड बाय शेयर, कि शेयर के अमाउंट तक ही लिमिटेड है। सेक्शन कौन कहता है, टू, सब सेक्शन 22। ठीक है। उसके बाद आ पब्लिक कंपनी, आप पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ, कह रहे हैं लिमिटेड, आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो आपकी लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी का क्या मीन्स है, यहाँ पर अगर लिस्टेड कंपनी को देखें तो यहाँ कह रहे हैं कि कंपनी whose security are listed in the stock exchange board, स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। और जो लिस्टेड नहीं है, सिक्योरिटी, जैसे हमारा कौन सा है, सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो अगर उसमें लिस्टेड नहीं है तो उसको अनलिस्टेड कहेंगे, और जो उसमें लिस्टेड है उसको लिस्टेड कहेंगे। तो सिक्योरिटी लिस्टेड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कैन बी सोल्ड और परचेज विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी प्रतिबंध के। अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो अपने शेयर को परचेज भी कर सकती है और सोल्ड भी कर सकती है। ये लिस्टेड कंपनी की बात है। तो लिस्टेड कंपनी कौन सी होगी, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। और लिमिटेड लायबिलिटी वाली शेयर वाली कौन सी हो जाएगी, जो जो अपने शेयर के अमाउंट तक ही लायबिलिटी सीमित रखती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कौन सी हो जाएगी, इट्स कंपनी वेयर द लायबिलिटी और इट्स मेंबर अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या है, असीमित है,
दायित्व क्या है? असीमित होता है दायित्व। ये कहता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 कंपनीज एक्ट 2013। मतलब इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अगर आप कंपनी को बंद कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी डेब्ट्स ऑफ द कंपनी शैल मेट फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर। जैसे साझेदारी में होता है, जैसे साझेदारी में होता है वहां भी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कहने का मीन्स ये है, अगर आपने अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के शेयर लिए हैं और आपके पास शेयर हैं दो, और एक शेयर है आपका 100 रुपए का, ठीक है, और आपने कंपनी को पूरे 200 रुपए भी पेड कर दिए हैं। अब कंपनी को लॉस हो जाता है और आप कंपनी को बंद कर रहे हैं, वाइंडिंग अप कर रहे हैं। तो इस वाइंडिंग अप में, इस वाइंडिंग अप की सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर अगर कंपनी को जरूरत पड़ती है और भी पैसे की, तो आपको अपनी पर्सनल एसेट जैसे आपकी मकान, आपकी दुकान, आपकी कोई और बाइक, गाड़ी हो सकती है, आप उसको भी बेचकर यूज करनी पड़ सकती है कंपनी को डेब्ट से छुटकारा दिलाने में। ठीक है, जो कंपनी का कर्जा है उसको उतारने में आपकी जो पर्सनल एसेट है वो भी यूज की जा सकती है। इसलिए अगर किसी कंपनी के शेयर ले रहे हो तो देख लेना वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कैसे होगी? लिमिटेड बाय गारंटी, तो देखिए यहाँ पर जो मेंबर होंगे वो मेंबर पहले ही बता देते हैं। यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें दायित्व ज्ञापन द्वारा उस राशि तक सीमित हो जाता है जितना उन्होंने कहा है। जो सदस्य कंपनी के समापन की स्थिति में कंपनी की परिसंपत्तियों में योगदान करने के क्रम से वचन हो सकते हैं। 29 मई 2015 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में कंपनियों के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी रखना आवश्यक नहीं है। ये तो बात हम पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब शेयर खरीदोगे आप, जब शेयर आप खरीदोगे तभी आप बता दोगे तो कि भाई देखिए हम जो गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं रुपए 1,000 तक बस। अगर कंपनी के वाइंड अप करते हो तो हम केवल 1,000 रुपए तक ही, बस, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ तक की गारंटी ले रहे हैं, इससे ज्यादा हम लाइबिलिटी नहीं रखते। हम कंपनी का जो नुकसान है उसको 1,000 रुपए तक ही भर सकते हैं। इससे ज्यादा का नुकसान हो जाता है तो हम अपनी पर्सनल एसेट को यूज नहीं करेंगे। एक होगी लिमिटेड बाय शेयर, एक होगी आपकी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होगी अनलिमिटेड गारंटी वाली कंपनी। तो ये तीनों कंपनी आपकी हो गई हैं। अब बात चलती है किस पर? सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी अभिदान या व्यवसाय का प्रारंभ। तो इसमें क्या है, किसी कोई भी कंपनी हो उसको अपने निगमन के, निगमन मतलब अपने रजिस्ट्रेशन के बाद, जब उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उससे 180 दिन के भीतर भीतर, अंदर अंदर 180 दिन के भीतर अपना व्यवसाय आरंभ करना होता है। और उसके लिए व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी होता है। तो अगर आज बात कर लें, अगर आज आपकी 17 जून, अगर आपके यहाँ 17 अगस्त है, तो 17 अगस्त से 180 दिन गिन लीजिए। तो 180 दिन के अंदर अंदर आपको प्राप्त करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट या कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। सर्टिफिकेट आपको इसका प्राप्त करना पड़ेगा। एक कंपनी को इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हमारे एसोसिएशन के जो जो एसोसिएशन था उसमें ज्ञापन प्रस्तुत, प्रत्येक ग्राहक ने उसके द्वारा लिए जाने वाले शेयरों का मूल्य का भुगतान भी कर दिया है। मतलब जो शेयर जिसने शेयर लिए थे उसने भुगतान भी कर दिया है। ठीक है, पूरे शेयर का पैसा उसने दे दिया है जिसने भी शेयर लिए थे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आता है आपका प्रोस्पेक्टस। तो एक सार्वजनिक प्रोस्पेक्टस क्या है, इसको समझ लीजिए ये इनविटेशन है। इसके द्वारा क्या करती है कंपनी, पब्लिक को इनविटेशन देती है, ऑफर देती है कि आइए हमारे परचेज कर लीजिए हमारी सिक्योरिटीज। और इसमें सारे नियम और शर्तें लिखी होती हैं। इसको आप विज्ञापन भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये कंपनी का विज्ञापन भी हो सकता है। उसके बाद है न्यूनतम अभिदान। देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3(1)
और सेबी प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का प्रावधान। तो इसका क्या प्रावधान है, इसको ध्यान से देखिए। जो धारा सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, minimum subscription is the amount stated in the prospectus of the must be subscribed, and the amount payable on the application for amount settled as minimum subscription have been paid to and received by the company by check or instrument। कहने के देखिए एक न्यूनतम अभिदान होता है, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन धारा 39 1 में बताया गया है, वो ज़रूरी होना चाहिए। ये सेबी भी कहता है कि वो होना ज़रूरी है। अब सेबी क्या कह रहा है देखिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, लिस्टेड कंपनी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90%। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, 90%। शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर द अलॉट ऑफ शेयर। कहने का मीन्स यहाँ ये था कि देखिए अगर कोई कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है और शेयर हैं आपके 1 लाख। कितने शेयर इशू कर रही है कंपनी, 1 लाख। तो इसका इसका जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90% होना चाहिए। 90% के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए, तभी कंपनी शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं। अब इसका 90% कितना हो जाएगा, तो 90% हो जाएगा आपका 90,000। तो 90,000 शेयर की एप्लीकेशन यदि आ जाती हैं तो कंपनी अलॉट कर सकती है शेयर, अदरवाइज कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। हमारा कौन कहता है, ये सेबी कहता है। ठीक है, तो ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। ठीक है, इन द केस ऑफ पब्लिक इशू अनलेस 90%, ऐसा भी हो सकता है कि जो एप्लीकेशन आई है वो 90% से कम आई है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो सम पेबल ऑन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर शेयर issued to public for subscription received by the company share cannot be allotted। अगर 90% से ज्यादा कम आ रही हैं तो कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड, शेयर नहीं दिए जा सकते। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो एक पीरियड दिया होता है, उस पीरियड के अंदर अंदर एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ जाएगी। और ये होता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। जिस डेट से आपने इशू किए थे, उस डेट के जिस डेट को आपको इशू करने थे शेयर, उसके 15 दिन के अंदर अंदर। तो निर्गमन के बंद होने से 15 दिन के भीतर, जैसे आज निर्गमन हो रहा था तो इसके 15 दिन के अंदर अंदर पैसा राशि वापस करनी पड़ेगी कंपनी को। कहने का मीन्स ये है, अगर मैंने भी बताया था 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख शेयर में से अगर 90,000 शेयर की एप्लीकेशन नहीं आती है तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर वापस करना पड़ जाएगा एप्लीकेशन का भी पैसा, ये याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब प्रारंभिक व्यय होते हैं। ये प्रारंभिक व्यय क्या होते हैं, तो देखिए इनकर्ड होते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है, लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो सकती है, ये पब्लिक इशू एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इन सभी खर्चों को क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ये जो है कहाँ से, दूसरी बात क्या है कि ये एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किए जा सकते हैं, कहाँ से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, या कोई कैपिटल रिजर्व हो उससे ये खत्म किए जा सकते हैं, रिटर्न ऑफ किए जा सकते हैं। और अगर ये ना हो तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ये भी ऑर्डर में। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहले आपको नंबर 1 पर सिक्योरिटी प्रीमियम से ही इनको रिटर्न ऑफ करना है, उसके बाद कैपिटल रिजर्व देखना है, और उसके बाद भी नहीं होते हैं तब तीसरे नंबर पर आपको इन्हें कहाँ से करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करना होता है रिटर्न ऑफ। ये भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है और कहाँ से रिटर्न ऑफ होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी की शेयर पूंजी क्या होती है, अंश पूंजी क्या होती है। तो शेयर कैपिटल का मीन्स होता है वह अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव, जिसको कंपनी प्राप्त करती है, कहाँ से, शेयर कैपिटल
मतलब इशू ऑफ शेयर। और वो शेयर कैसे हो सकते हैं? इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। तो इक्विटी शेयर इशू करने से या प्रेफरेंस शेयर इशू करने से जो अमाउंट प्राप्त करती है कंपनी, उसी को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल या अंश पूंजी बोलते हैं, या उसको अंश पूंजी कहते हैं। ठीक है, ये होती है अंश पूंजी, क्योंकि ये अंशों से प्राप्त की जाती है। और ये भी आपको पता ही होगा कि शेयर क्या है। तो शेयर एक यूनिट होती है कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड, जिसमें कंपनी की कैपिटल जो होती है वो डिवाइडेड होती है। जैसे कंपनी की मान लेते हैं कैपिटल है 1 लाख रुपए। कंपनी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए। तो इसको अगर हम 10-10 रुपए वाले टुकड़ों में डिवाइड कर दें, तो ये कितने टुकड़े बन जाएंगे? 10,000। 10,000 ये टुकड़े बन जाएंगे, शेयर बन जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे। तो ये क्या है? ये शेयर होता है। और शेयर सबसे छोटी यूनिट होता है शेयर कैपिटल की। ठीक है, शेयर हैज इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू, इसकी एक फेस वैल्यू होती है नॉमिनल। होल्डर ऑफ दीज शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर। और अगर कोई शेयर को खरीद लेता है कंपनी के, तो वो कहलाता है शेयर होल्डर उस कंपनी का, या फिर वो मेंबर कहलाता है कंपनी का। और इसकी फेस वैल्यू होती है, जैसे एक शेयर कितने का है? 10 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये शेयर आ गया आपके 10 रुपए का एक शेयर है। कितने का शेयर है? 10 रुपए का एक शेयर है। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो शेयर क्या है? फेस वैल्यू क्या है? शेयर होल्डर कौन होगा? शेयर कैपिटल क्या होती है? ये सब हमने देख लिया। अब शेयर कैपिटल को आप यहां से भी समझ सकते हो कि देखिए शेयर कैपिटल की जो सबसे छोटी, ये 1 2 3 5 800, इस 1 to 500 इस तरह से हो सकती है। ईच सब यूनिट कोल्ड शेयर। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि टोटल कैपिटल है 50 लाख, और ये अगर हम इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दें 5 लाख, तो एक हो जाएगा 10 रुपए का। तो ये 10 रुपए का एक जो होगा, ये क्या कहलाएगा? ये शेयर कैपिटल कहलाएगा। इसके बाद आता है, अब शेयर तो आपने समझ लिया शेयर क्या है। अब आता है स्कंद। स्कंद क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दें। द कंपनी एक्ट डज नॉट गिव अ प्रॉपर। कंपनी अधिनियम में जो स्कंद है, स्टॉक है, पहली बात तो उसकी कोई उचित परिभाषा नहीं दी गई है, आप इसको समझ लें। कंपनी लेकिन जो कंपनी की अंश पूंजी है वो पूर्णतः पूर्वदत्त अंशों की इक्विटी मात्रा बंडल को स्कंद का रूप माना जाता है। देखिए, परिभाषा तो नहीं दी हुई है, लेकिन कंपनी के जो शेयर हैं, देखिए ये कंपनी के जो हैं ये 4 शेयर हैं। कंपनी के 4 शेयर है, पहला शेयर, दूसरा शेयर, तीसरा शेयर और चौथा शेयर, 4 शेयर हैं। तो कलेक्टिवली इनको हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? स्टॉक कह सकते हैं, मतलब स्कंद कह सकते हैं। देखिए, ये एक शेयर है, ये दूसरा शेयर है, ये 3 शेयर है, ये चौथा शेयर है। इन ये सभी क्या है? ये क्या है? इन सभी का एक कलेक्शन है। इस कलेक्शन को क्या बोल सकते हैं? इस इकट्ठी मात्रा को हम क्या कह सकते हैं? स्कंद कह सकते हैं। ठीक है, अंशों की संख्या में उसे उसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि अंश पूर्णदत्त है तथा कंपनी के अंतर्नियमों में कंपनी को अधिकार प्राप्त है, तो कंपनी अंशों को स्कंद में परिवर्तित कर सकती है। जब इन अंशों को स्कंद में परिवर्तित कर दिया जाता है, तब इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो याद रखना, जो आपके शेयर हैं, ये ट्रांसफर किए जा सकते हैं स्टॉक में भी। तो स्टॉक क्या है? स्कंद क्या है? शेयर की वह मात्रा जो कंपनी ने अपने पास रखी हुई है। और क्लियर कैसे होगा? इसका डिफरेंस देखना होगा कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, इनमें तुलना करनी पड़ेगी, तभी हम इनको समझ पाएंगे कि आखिर अंश में और साथ में स्कंद में अंतर क्या है। चलो अंतर देखते हैं। पहला अंतर देखिए, कंपनी अपने अंशों को पूर्णदत्त या आंशिक दत्त रूप से निर्गमित कर सकती है, लेकिन जो कंपनी का स्कंद है उसको कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती, लेकिन पूर्णदत्त अंशों को स्कंद में परिवर्तित कर सकती है। जो पूर्णदत्त अंश थे उनको स्कंद में तो परिवर्तित कर सकती है, लेकिन पर स्कंद को क्या नहीं कर सकती? निर्गमित नहीं कर सकती, इशू नहीं कर सकती। शेयर इशू किए जा सकते हैं, स्कंद नहीं। शेयर में भी इशू डायरेक्टली। देखिए, शेयर तो डायरेक्टली इशू किए जा सकते हैं, लेकिन स्टॉक डायरेक्टली इशू नहीं किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अंश की एक निश्चित संख्या होती है,
अंश की एक निश्चित संख्या होती है, लेकिन स्कंद जो है वो राशि में व्यक्त किया जा सकता है, निश्चित संख्या में नहीं। राशि तो हो सकती है इसकी, लेकिन ये संख्या में इशू नहीं किया जा सकता। इसको यूं नहीं कह सकते कि हम 3000 शेयर या हम 3000 स्टॉक जो हैं ये इशू कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है, 30,000 रुपए के हम स्टॉक 30,000 रुपए का जो स्कंद है, इसको हम इशू कर रहे हैं। तो संख्या तो नहीं हो सकता, लेकिन अमाउंट हो सकता है। समझ गए? और इसमें क्या है? इसमें कह सकते हो कि आप 3000 शेयर इशू कर रहे हो, लेकिन 3000 स्टॉक इशू नहीं हो सकते, 3000 शेयर इशू हो सकते हैं बस। हाँ, 3000 रुपए के तो हो सकते हैं स्टॉक, बट 3000 स्टॉक इशू नहीं होते। अंश विशेष संख्या द्वारा पहचाने जाते हैं, ठीक है? केवल उसे छोड़कर जहां अंश जमा किए जाते हैं। और स्कंद की संख्या द्वारा नहीं पहचान होती थी, ये आपको मैंने अभी बताया है। इसकी संख्या द्वारा पहचान नहीं होती। अंश आंशिक राशि में हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। स्कंद हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे स्कंद 30,000 स्कंद जो था आपका, एक शेयर 100 रुपए का है, तो आप उसका आधा 50 रुपए का इशू नहीं कर सकते। और स्कंद यदि 100 रुपए का है, 100 रुपए का आपके पास स्कंद है, तो आप उसमें से 50 रुपए का स्कंद इशू कर सकते हैं। तो ये वो बातें थी जो स्कंद या स्टॉक में अंतर बताती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। इसको वैसे मैं बता चुका हूँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और ये एडजस्टेड किए जाते हैं। ये भी बातें हमारी पीछे हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि विभिन्न आवश्यक प्रलेखों को तैयार करने के लिए स्टैंप ड्यूटी, चलो ये वही है जो आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बता चुके, इनको छोड़ देते हैं। अब देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि आप ये तो देख चुके हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्यय क्या है। बात करेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, such expense considered as a deferred revenue expenditure, and these expenses written off regular over a few through profit and loss account या statement of profit and loss for the purpose of income tax. Such expenses can be written off for a period of 10 years. If preliminary expenses are not written off completely, then their amount show under the head other current assets इन द एसेट साइड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये याद रखना है कि देखिए, ये जो खर्चे होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, इनको आप क्या मान सकते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आप एक साल में रिटर्न ऑफ नहीं करते, इनको आने वाले कुछ सालों में रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। और जिनको आप रिटर्न ऑफ नहीं करते, वो आपके एसेट साइड में दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट की अदर करंट एसेट के अंदर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू कैश कर देंगे अगर आप इनको पेड कर रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स। देखिए, कॉल इन एरियर्स क्या है? अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए का था और उसको किस्तों में इंस्टॉलमेंट में इशू किया, कि एप्लीकेशन पर देने थे 10 रुपए, अलॉटमेंट पर देने थे 30 रुपए, और फर्स्ट कॉल पर देने थे 40 रुपए, ठीक है, और सेकंड कॉल पर देने थे आपके 20 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉल इन एरियर्स क्या होगा? तो कॉल इन एरियर्स क्या होगा? अगर किसी शेयर होल्डर ने आपको, मतलब कंपनी को, यहाँ तक तो दे दिए, 20 रुपए नहीं दिए, मांगने के बाद भी 20 रुपए नहीं दिए, तो ये 20 रुपए क्या कहलाएंगे? कॉल इन एरियर्स कहलाएंगे, मतलब अवशिष्ट याचना कहलाएंगे। तो यहाँ यही बताया गया है, देखिए, कि अगर कॉल मांगी जाती है और कोई शेयर होल्डर कॉल नहीं देता है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देता है, और उसका टाइम भी एक्सपायर हो जाता है, तो एक अकाउंट खोला जाता है जिस अकाउंट को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल इन एरियर्स अकाउंट फिर खोल लिया जाता है, और ये जो पैसा होता है ये कॉल इन एरियर्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो पैसा नहीं मिलता है कंपनी को। The amount of coal in arrears is deducted from the share called up capital.
तो जो कोल्ड अप कैपिटल है बैलेंस शीट में, उसमें से इसको कम कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो कॉलिन एरियर्स क्या है? जो पैसा नहीं मिला उसके लिए एक अकाउंट खोल लेते हैं जिसको कॉलिन एरियर्स अकाउंट कहते हैं, और इसको दूसरा बैलेंस शीट से भी कम कर देते हैं जहां पर कोल्ड अप कैपिटल होती है। देखिए एंट्री देख लेते हैं। अब इफ इंटरेस्ट, अगर उस पर ब्याज की भी प्रावधान है, ब्याज देने का प्रावधान है, तो देखिए इसमें इस लाइन को ध्यान से देखिए। यदि अंतर्नियमों में, मतलब अंतर्नियमों में ब्याज की दर नहीं दी गई है तो तालिका एफ के वाक्य के अनुसार, देखिए या तो अंतर्नियम में जो एसोसिएशन होंगे उसमें ब्याज की दर दी होगी कि इस कॉल पर ब्याज कितना लेना है, या फिर टेबल एफ के वाक्य के अनुसार फिर देखें तो कंपनी का जो संचालक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, उसको ये अधिकार होता है कि ये जो अवशिष्ट याचना है, कॉलिन एरियर्स है, इन पर प्रतिवर्ष 10% इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कितना ले सकते हैं? 10 वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी 10 की दर से 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज ले सकती है। किस पर? जो ये आपकी कॉलिन होती हैं। और एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? एंट्री देख लीजिए। बैंक, अगर कोई कॉल नहीं मिलती है तो आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिन अकाउंट डेबिट, और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मान लेते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी आपकी 10 रुपए की, वो आपको 10 रुपए की थी, और कितने शेयर थे? शेयर थे 1000। अब इस 1000 में से 200 शेयर ऐसे थे जिसने 10 रुपए नहीं दिए। ठीक है, 200 शेयर ऐसे थे 10 रुपए नहीं दिए। तो 200 पर कितने हो गए? 2000 रुपए। तो यहाँ पर 2000 रुपए नहीं आ रहे, आने कितने थे आपके? 1000 में मल्टीप्लाई करें, 10,000 रुपए आने थे। तो अब एंट्री क्या बनाएंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब कितने रुपए आ रहे हैं आपके? 8000। तो 8000 को आप यहाँ लिख देंगे। जितने नहीं आ रहे 2000 आप डेबिट कर देंगे क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस है। और फाइनली 10,000 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी। इस तरह से आप जनरल एंट्री बना लेंगे अगर आपकी कॉल इन एरियर्स होती है। साथ में अगर देखें यहाँ जब एरियर्स मनी रिसीव्ड होगी, अगर रिसीव्ड हो जाती तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कॉल इन एरियर्स अकाउंट, अगर एरियर्स की पैसा आ जाता है, कॉल पर पैसा आ जाता है तब। ठीक है, और साथ में अगर ब्याज की बात आती है तो पहले तो देखो उस पर ब्याज ड्यू करना पड़ेगा। तो ब्याज ड्यू करोगे तो वहां पर शेयर होल्डर को तो करोगे डेबिट, कितने रुपए से? जितना भी ब्याज आप निकाल रहे हैं 10% लगा रहे हो तो उस पर 2000 रुपये लगा, 2000 का 10%, 200 रुपये लगा दोगे ब्याज। और टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, ये कंपनी के लिए आय है, इनकम है, तो उसको क्रेडिट करेगी। तो इसको डेबिट कर लिया शेयर होल्डर को, और इसको क्रेडिट। अब जब इसका पैसा प्राप्त होगा शेयर होल्डर से, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि जनरल एंट्री भी आपको पता हो। जनरल एंट्री क्या? देखिए आपको टोटल पता होना चाहिए, सभी सब कुछ कंपनी के बारे में, ऐसी कोई चीज ना हो जो आपको ना पता हो, क्योंकि जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें सीखनी जरूरी होती हैं। अब क्या करते हैं कुछ लोग टीचर बनने के लिए क्या करते हैं? बस क्वेश्चन मिल जाए उनको, ऑप्शनल क्वेश्चन मिल जाए, थ्योरी उनकी कमी रह जाती है, तो ये गलत है। थ्योरी भी देखनी चाहिए क्योंकि बच्चा पता ना कब क्या पूछ लेगा। तो आपको हर एंट्री पता होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राथमिक आवंटन होता है, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, ये क्या होता है? देखिए वर्तमान में कंपनी द्वारा अपने अंश पूंजी में विस्तार करने की 3 विधियां होती हैं। भाई अगर कंपनी के पास शेयर है, पहले से शेयर इशू कर रखे हैं, लेकिन उसको वो कंपनी और बढ़ाना चाह रही है उन शेयर्स को, तो उसके पास 3 विधि होती हैं। क्या क्या विधियां होती हैं? 3। पहली, कि वो वर्तमान जो अंशधारी हैं, जिनके पास पहले से शेयर हैं, उनको अनुपात में नए निर्गमित शेयर, जिनको क्या कहेंगे? बोनस या अधिकांश कहेंगे, उनके द्वारा पूंजी बढ़ा सकती है। मतलब जब पूंजी बढ़ानी है तो पूंजी कैसे बढ़ाएगी? जो पहले से ही वर्तमान शेयर होल्डर हैं, अंशधारी हैं, उन्हीं को, उनके अनुपात में, जितने जिसके पास शेयर हैं, उन्हीं को उन्हीं के अनुपात में अधिकार शेयर दे सकती है, मतलब बोनस शेयर दे सकती है। दूसरा क्या कर सकती है? आम जनता को, दूसरा आम जनता को नए शेयर के लिए आमंत्रित कर सकती है। भाई पब्लिक को शेयर दे दीजिए तो आपके शेयर और बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो साधारण रूप से प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के नाम से जाना जाता है, और उसको क्या बोलते हैं? उसको आईपीओ कहते हैं, सार्वजनिक प्रस्ताव, प्रारंभिक सार्वजनिक
प्रस्ताव उसको कहते हैं आईपीओ, अगर आप सीधे जनता को बुला रहे हैं। और तीसरी विधि क्या है? एक व्यक्ति या किसी कंपनी को या किसी पूंजीपतियों को या अन्य व्यक्तियों को नए अंशों का निर्गमन थोक में आवंटित कर सकती है, तो इसको प्राथमिक आवंटन कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक आवंटन क्या है? देखिए, तीन तरह की विधियां हैं कंपनी के पास। तीसरी जो यहाँ पर है कि थोक में किसी को दे रही है, एक व्यक्ति एक कंपनी को ही शेयर दे रही है, तो वो क्या कहलाती है? प्राथमिक आवंटन कहलाती है। प्राप्तिक आवंटन हो गया सभी को ना देकर शेयर, किसी एक कंपनी या एक पर्सन को ही शेयर दे देना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंशों द्वारा अग्रिम याचना के भुगतान पर ब्याज की दशा निम्न प्रविष्टि की जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है रूल। क्या रूल हो सकता है भाई? हम्म, ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी क्या हुआ था, हमने देखा था कि कंपनी को किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो उसके लिए हमने कॉलिन एरियर्स अकाउंट बना लिया और उससे हमने इंटरेस्ट भी लिया 10%। ठीक है, अगर प्रोविजन नहीं था तो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एडवांस में दे दे। अगर आपने मांगी तो है फर्स्ट कॉल और किसी ने सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, सारा पैसा साथ ही दे दिया हो, तो फिर क्या है? अंशधारियों के अग्रिम पर ये जो एडवांस में मिला है कॉल, ब्याज देने की दशा है, अगर ब्याज भी देना है। पहली बात तो ये बताया जाएगा उसमें आपके एसोसिएशन में कि दिया जाएगा इंटरेस्ट या नहीं। अगर इंटरेस्ट देने की व्यवस्था है तो फिर आप क्या करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, और टू सन्ड्री शेयर होल्डर उसका उल्टा हो गया, जो अभी पेड किया था इंटरेस्ट। और जब उनको पेड करोगे तो सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब इंटरेस्ट पेड करोगे तो ये भी एंट्री आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं कर्मचारी स्टॉक विकल्प क्या होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 कंपनीज एक्ट 2013, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स होता है ऑप्शन ग्रांटेड टू द होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफर्स और एम्प्लॉय directors, officer or employee, given them right to purchase the subscribe for share or security offered by the company predetermined price of a future date। देखिए, अगर जो वर्तमान में हमारे डायरेक्टर हैं कंपनी के, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उन्हीं को हम क्या सोचते हैं कि एक काम करते हैं, जो हम शेयर इशू करते हैं उन्हीं को दे देते हैं, और वो भी जो पहले से ही फिक्स प्राइस है उस पर। तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जैसे देखिए, इस एग्जांपल से हम समझते हैं, इसको देखिए। आ कंपनी हैज इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर 10 रुपीज। एक शेयर 10 रुपए का है। 1 अप्रैल 2014 को ग्रांटेड 10,000, 10,000 ये प्रदान कर रही है एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट ₹40 व्हेन द मार्केट प्राइस 130 पर शेयर। जब कंपनी का 130 रुपए का शेयर जा रहा है, अब मार्केट वैल्यू क्या है? 130, तो किसको, उनको एम्प्लॉय को कितने में दे रही है? 40 रुपए में। द ऑप्शन वर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 1 जुलाई 2014 और 30 सितंबर 2014। द एम्प्लॉय एक्सरसाइज ऑप्शन 9,500 शेयर ओनली। उनको अधिकार होता है भाई, जरूरी नहीं है वो ले भी, उनको अधिकार है। आप कंपनी तो कह रही है ले लो, तो जरूरी नहीं है कि वो लेंगे, हो सकता है वो ना ले। तो वो इसको ले लेते हैं कितना? 9,500 शेयर को ले लेते हैं। कंपनी क्लोज इट्स बुक 31 मार्च एवरी ईयर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स। तो आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो देखिए पहली एंट्री, एम्प्लॉय कंपनसेशन कितना? 9 लाख रुपए का। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 9 लाख रुपए का। बीइंग ग्रांट किए गए हैं 1 लाख स्टॉक ऑप्शन टू द, 1 लाख दिए गए हैं। ये कितने दिए हुए हैं? एक आ कंपनी 1 लाख दिए गए हैं। और जब अमाउंट आएगा आपका, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट डेबिट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इन एंट्रियों को भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना
मेन जो हमारा है, जो पूछा जाता है अंशों का पुनः क्रय, जिसको बायबैक ऑफ शेयर कहते हैं। तो जब कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है तो यह अंशों का पुनः क्रय कहलाता है, अपने ही शेयर को वापस खरीदती है। ये धारा कौन सी है? 68 एक, सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 के अनुसार कंपनी अंशों का पुनः निम्न प्रकार निम्न स्रोत से, देखिए कुछ स्रोत हैं इनसे इशू कर सकती है, दोबारा खरीद सकती है। तो कंपनी अगर बायबैक हेतु कोष के स्रोत, एक कंपनी अब बायबैक हेतु कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आप बायबैक कर सकते हो? एक कंपनी अपने अंशों का या अन्य निर्देशित प्रतिभूतियों का बायबैक कर सकती है। यह बायबैक होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए? पहली बार ये होना चाहिए कोई इंडिपेंडेंट रिजर्व हो सकता है, स्वतंत्र संचय वहां से, या प्रतिभूति प्रीमियम हो सकता है, वहां से किया जा सकता है। और किन्हीं, कह रहे हैं सेल ऑफ द शेयर और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटी, किन्हीं अंशों या अन्य निर्देशित प्रतिभूतियों के विक्रय से, कोई अन्य प्रतिभूति दे दो उनके बदले में और उनसे शेयर ले लो वापस। बशर्ते कि किसी प्रकार के अंशों का अन्य निर्देशित प्रतिभूति पर कोई बायबैक उसी प्रकार के अंशों का उसी प्रकार की अंतरिक्ष प्रतिभूतियों के किन्हीं पुराने निर्गमन की राशि से नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना कि जिस तरह के आप शेयर बायबैक कर रहे हो उसी को उसी तरह के शेयर दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, अलग होना चाहिए। कोई भी कंपनी अपनी निजी अंशों या अन्य प्रतिभूतियों का बायबैक नहीं कर सकती, ये भी याद रखना। कोई भी कंपनी अपनी निजी अंशों का या अन्य प्रतिभूतियों का बायबैक नहीं कर सकती। ठीक है। कंडीशन फॉर बायबैक, नो कंपनी सेल बायबैक इट्स शेयर और अदर सिक्योरिटी अनलेस, कब तक नहीं कर सकती? जब तक, अब ये हेडिंग देखना है कि कोई भी कंपनी अपने निजी अंशों का या प्रतिभूतियों का क्या नहीं कर सकती? बाय बैक नहीं कर सकती। भाई कब तक नहीं कर सकती? आगे देखते हैं कब तक नहीं कर सकती। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, सच बायबैक इज ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA से प्रमाणित होना चाहिए। ऐसा नहीं है AOA में प्रावधान नहीं है और आप बायबैक कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पेशल रेजुलेशन ऑथराइज परचेज बीन पास्ड, कंपनी जनरल मीटिंग में आपको एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। एक विशेष प्रस्ताव क्रय क्रय का आपको विशेष प्रस्ताव कंपनी की सामान्य सभा में पारित करना होगा, जहां पर कंपनी की कुल चुकता पूंजी स्वतंत्र संचय के योग के 10% अथवा कम के लिए हो। और दूसरा, इसमें बायबैक सभा में प्रस्ताव पारित करके अधिकृत हुआ हो। तो आपको एक सभा करनी पड़ेगी, उसमें स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। जब वो पास होगा तभी आप बायबैक कर सकते हो, अन्यथा नहीं। बायबैक की कुल प्रदत्त जमा स्वतंत्र संचयों का 25% के बराबर या उससे कम हो, बशर्ते कि किसी वित्तीय वर्ष में समता का बायबैक किसी वर्ष कुल प्रदत्त समता पूंजी के 25% से अधिक नहीं हो। तो ये वो शर्तें हैं, जब तक आप इनको पूरा नहीं करोगे बायबैक नहीं कर सकते हो। कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का अनुपात बायबैक के पूंजी के दुगने व स्वतंत्र, जो उसके इंडिपेंडेंट संचय हैं, अनुपात में ज्यादा ना हो। केंद्र सरकार कंपनी की एक श्रेणी या श्रेणी हेतु उल्लेखित प्रावधान अतिरिक्त ऋण का अधिक अनुपात निर्धारित करेंगे। ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बायबैक में। दूसरा है बायबैक हेतु सभी अंश या अन्य निर्देशित प्रतिभूतियां पूर्णदत्त हो। अंश या अन्य निर्देशित प्रतिभूतियों का बायबैक जो मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय सूचीबद्ध है और सेबी के मार्गदर्शिका के द्वारा नियमों के अनुरूप होना चाहिए। सेबी के जो नियम है उनका भी फॉलो करना है, उनको भी मानना है। अंशों के पुनः क्रय पर प्रतिबंध, देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 70 के अनुसार कोई भी कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपने अंशों या अन्य निर्देशित प्रतिभूतियों का क्रय नहीं कर पाएगी यदि अपनी निजी या किसी सहायक कंपनी के माध्यम से, ये याद रखना है, कोई भी कंपनी अपनी निजी या सहायक कंपनी के माध्यम से बायबैक नहीं कर सकती। किसी निवेश कंपनी के इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी है इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके द्वारा भी
बायबैक नहीं कर सकती, और ऐसी कंपनी के द्वारा जो भुगतान के लिए दोषी हो उससे भी बायबैक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर देखिए इसको आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। हमारा यहाँ तक हो चुका है, लेकिन कंपनी की अभी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे प्रोस्पेक्टस है या शेयर कितने तरह के हो सकते हैं, अभी ये भी बचा हुआ है। इनको भी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हमारे इससे रिलेटेड टोटल क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको अभी काफी कुछ इसमें बचा हुआ है। इसकी जनरल एंट्री समझनी है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ कौन सी कैपिटल दिखाई जाएगी, अभी वो भी समझनी है। तो ये सारी बातें जो होंगी ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कितने सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, कैसे कैसे शेयर हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी बातें हम आगे जो मैंने आपको दिखा दिया है ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।